जय हिंद दोस्तों। ज्ञानीडू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का भी गवर्नर और गवर्नर जनरल चल रहा था, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिया था। अब हमें देखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बन गया भारत का गवर्नर जनरल। तो एक एक्ट आया था 1833 का अधिनियम, ठीक है। 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ 1833 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था वो बना भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। और फिर जब 1833 का एक्ट आएगा तो फिर बनेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंक, ठीक है। देखिए, विलियम बेंटिंक सबसे पहले जब वो आया था तो 1803 में आया था वो, और उस समय उसको मद्रास का गवर्नर बना करके भेजा गया था, ठीक है। और इसी के समय में हुआ था आपका बेल्लोर में सिपाही विद्रोह। तो उस सिपाही विद्रोह के कारण इसको फिर 1807 में इसको क्या किया जाता है? वापस बुला लिया जाता है। इसको वापस बुला लिया गया। फिर ये आता है 1828 में आपका भारत का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल बनके 1828 में आता है। और 1833 में ये बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि ये पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था और फिर बाद में ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण काम है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले सती प्रथा पर बैन किसने लगाया? तो आपका बेंटिंक थे, जो कि 1829 में इन्होंने लगाया था। शुरुआती दौर में ये कुछ जगहों में बंगाल में से लगाया गया था, लेकिन बाद में 1830 में इसको बम्बई और मद्रास में भी इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो शुरुआत में 1829 में बंगाल से शुरू हुआ था ये, फिर बम्बई और मद्रास में भी इसको 1830 में लगा दिया गया था, ठीक है। हालांकि ये आपका सती प्रथा था, तो सती प्रथा के यहाँ जो अपने भारतीय थे राजा राम मोहन राय ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। तो उन्हीं उन्हीं से प्रभावित होकर के विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। सती प्रथा क्या होता था पता है? देखिए, सती प्रथा तो था कि जब कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, तो उसके ही साथ मतलब उसके चिता पे ही उसकी जो पत्नी होती थी उसे भी क्या किया जाता था? जलाया जाता था। या तो जिंदा जलाया जाए, मतलब खुद जल जाए, या ज़बरदस्ती जलाया जाए। तो सती प्रथा, ये सती प्रथा था। तो एक तरह से ये तो अच्छा ही कार्य हुआ विलियम बेंटिंक के द्वारा कि सती प्रथा को बैन किया गया 1829 में बंगाल में, और एक साल के बाद 1830 में बम्बई और मद्रास में। इसका जो दूसरा कार्य था वो था ठगी प्रथा का दमन, कर्नल सिलीमन के द्वारा, ठीक। ठगी प्रथा 1830 में, याद रखिएगा। ठगी प्रथा कब था? 1830 में कर्नल सिलीमन के द्वारा। और मानव बलि प्रथा और शिशु हत्या प्रथा भी जो था वो आपका विलियम बेंटिंक के द्वारा ही चलाया गया था। तो इसने क्या क्या कार्य किए थे? देखिए, ठगी प्रथा का अंत किया, सती प्रथा, मानव बलि और आपका शिशु हत्या प्रथा का भी अंत किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि ठगी प्रथा का दमन किसके काल में हुआ? तो विलियम बेंटिंक के काल में।
और किसके नेतृत्व में हुआ, तो कर्नल सलीमन के नेतृत्व में। ये दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। फिर अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकृति दी। अंग्रेजी जो शिक्षा थी जो कि आपका मैकाले जो था, जो अंग्रेजी पद्धति को प्रमोट कर रहा था, तो उस अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकृति किसने दिया था, तो आपका विलियम बेंटिंक के समय। अंग्रेजी शिक्षा का किसने किया था, विलियम बेंटिंक के समय। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया। एक और क्वेश्चन था कि जो सरकारी नौकरी थी उसमें उच्च पद पर स्थान जो दिया गया वो उसने क्या किया था कि उच्च पद पे जो भारतीय को नियुक्त किया जाता था उसमें क्या भेदभाव होता था। तो बेंटिंक ने जो कार्य किया, कॉर्नवालिस ने जो लगाया था, उच्च पदों पे भारतीयों को नियुक्ति नहीं थी इसके समय में। लेकिन जब विलियम बेंटिंक आया तो इसने क्या किया, उच्च पद पर भारतीयों की नियुक्ति में भेदभाव मना किया, भेदभाव को खत्म किया। बिना भेदभाव की नियुक्ति यहाँ से की जाती है, जो कि आज अगर हम देखेंगे तो हमारे आर्टिकल 16 में ये मिलेगा आपको, है ना। लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो विलियम बेंटिंक 1828 से 35 तक। अब अगला जो आएगा वो चार्ल्स मेटकॉफ आएगा। चार्ल्स मेटकॉफ जो चार्ल्स मेटकॉफ थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 में 1 साल के लिए आया। और इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को 1835-36 में, ठीक। नेक्स्ट ऑकलैंड कौन था कि ये जो था ऑकलैंड था, ये 36 से 42 तक इसका कार्यकाल था। और इसके जो कार्यकाल थे वो एक कार्यकाल इसका ज़्यादा फेमस है कि जीटी रोड, जो कलकत्ता से दिल्ली तक का जो शेरशाह सूरी मार्ग था उसका पुनर्निर्माण इसी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड इसको बुलाया था, जीटी रोड, शॉर्ट में जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। तो किसने बनाया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने। और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था किसके समय हुआ था, वो इसी के समय हुआ था, 1839-42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। एक और था कि नहरों का निर्माण जो था वो भी आपका ऑकलैंड के समय हुआ था। नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए भी लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। तो ऑकलैंड क्या क्या किया, 2 कार्य किया। पहला जीटी रोड जो कलकत्ता से दिल्ली तक बनाया गया था उसका पुनर्निर्माण करके उसका नाम चेंज कर दिया। और आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और तीसरा पॉइंट था कि नहरों का निर्माण किसके समय में, तो नहरों का निर्माण भी ऑकलैंड के समय में हुआ था। अब एक आएगा लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। सिंध का जो विलय हुआ था 1843 में। देखिए सिंध का विलय 1843 में हुआ था और ये 1833 के ही एक्ट के द्वारा हुआ था। तो सिंध का विलय किसके समय, लॉर्ड एलन बरो। और एक अधिनियम था दास प्रथा कांड, तो लॉर्ड एलन बरो। दोनों 43 में ही हुआ था। सिंध विलय 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय। और आपका दास प्रथा का जो अंत हुआ 1843 में, वो भी लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। तो ये आपका 42 तक था लॉर्ड एलन बरो, 42 से 44 तक था, 42 से 44 तक था। अब आएंगे 44 से लेकर के 48। 44 से 48 तक कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग क्या किया कि प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था 45-46 में, प्रथम सिख युद्ध हमने बताया था आपको, रंजीत सिंह के युद्ध में हुआ था। रंजीत सिंह जो सिख थे वो, तो आंग्ल सिख युद्ध वहाँ हुआ था 45-46 में, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और एक लॉर्ड हार्डिंग के समय एक फेमस क्वेश्चन है
कि नरबली प्रथा का अंत। तो नरबली प्रथा का जो अंत हुआ था वो हार्डिंग के हिस्से में हुआ था, लेकिन इसका नियुक्त किसको नियुक्त करके ये किया गया था, कि किसकी नियुक्ति की गई थी नरबली प्रथा को बैन करने के लिए, बंद करने के लिए? तो कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी नरबली प्रथा को। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के समय। लेकिन किसकी देखरेख में हुआ था? तो कैंपबेल की देखरेख में हुआ था। अच्छा, नरबली प्रथा किस जाति से संबंधित था या जनजाति से? तो खोंद एक जनजाति थी, उसी से संबंधित था। नरबली मतलब ये लोग क्या करते थे, नर की जो है बलि देते थे वहाँ, इसलिए कैंपबेल और हार्डिंग के द्वारा कैंपबेल को नियुक्त किया गया और इसने क्या किया, आपका नरबली प्रथा का अंत किया। हार्डिंग के समय एक और कार्य हुआ था कि नियुक्ति थी, जो सरकारी नौकरी में जो नियुक्तियां होती थी, तो अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया कि जब आपको अंग्रेजी आता है तभी आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किसके समय किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब एक आता है लॉर्ड डलहौजी 48 से लेकर के 56, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड डलहौजी 48 से 56। तो लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी 48 में उसकी नियुक्ति होती है, और वो जब यहाँ पे उसकी नियुक्ति की जाती है तो उसने यहाँ जब आया तो उसने अंग्रेजों के हितों को आगे रखते हुए कार्य किया। और इसने क्या किया, ये लॉर्ड डलहौजी जो था ये साम्राज्यवादी था, मतलब इसके शासनकाल में इसने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, विस्तार किया। और इसने क्या लाया, हड़प नीति लाया। हड़प नीति क्या था कि हड़प नीति था कि जैसे हम ले लेते हैं आपका झांसी ले लेते हैं, तो झांसी में क्या था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको अपने पुत्र नहीं था, तो उसने क्या किया, पुत्र को गोद लिया। ठीक है, तो गोद लिया तो अंग्रेजों का क्या कहना था कि जब आपका मतलब अपना संतान होगा वही इस क्षेत्र का राजा हो सकता है, लेकिन आप दूसरे के पुत्र को गोद लेकर के हम ये नहीं मानेंगे कि ये इस क्षेत्र का राजा है। तो ये था हड़प नीति। और उसी तरह क्या किया उसने क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने क्या किया, सतारा को 1848 में उनको भी क्या था, वहाँ के जो राजा थे अप्पा साहिब, उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें कोई संतान नहीं था। और क्या हुआ था कि उन्होंने मृत्यु से पहले एक बालक गोद लिया था और डलहौजी ने ये स्वीकार नहीं किया। तो वही बात हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किसको अपने अधीन किया गया था? तो सतारा को। ठीक है, सतारा को, फिर जैतलपुर और संभलपुर 49 में, ये याद रखिएगा, एकदम क्रम याद रखना चाहिए। 48 में सतारा था, 49 में जैतपुर और संभलपुर, फिर 50 में बघार था 1800, उदयपुर 52 में था, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, करौली 55 और एक अवधपुर था, अवध 56 में था 1856 में। ठीक है, आपका ये हो गया। अच्छा, अवध को जो मिलाया गया था किस पे? अवध को जो मिलाया गया था, ये कुशासन का आरोप लाया गया था अवध पे कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब प्रशासन सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, और यही उन पे लगा करके क्या किया गया था, उसको हड़प लिया गया था। डलहौजी ने और क्या किया कि मेरठ में उसने तोपखाना का क्या किया, मुख्यालय बनाया था। मुख्य छावनी जो तोपखाना का था कलकत्ता की जगह मेरठ में बनाया था। किसने? तो डलहौजी। और इसने अपना सेना मुख्यालय जो था वो शिमला में बनाया था। ठीक, सेना मुख्यालय शिमला में बनाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि डलहौजी ने सेना का मुख्यालय किस शहर में बनाया था? तो शिमला में बनाया था। डलहौजी हो गया 1848 से 56।
ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक था वुड डिस्पैच घोषणा जो था, ये वुड डिस्पैच 1851 में ही आया था। शिक्षा के क्षेत्र में ये आया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये वुड डिस्पैच आया था। और इस वुड डिस्पैच का क्या काम था कि, एक सेकेंड, वो ये जो आपका वुड डिस्पैच था ये शिक्षा से संबंधित था। और इसका जो उद्देश्य था, प्रत्येक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो था, उस समय तो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, प्रांत में एक शिक्षा विभाग बनाया जाए। तो शिक्षा विभाग का वुड डिस्पैच की घोषणा कब हुई थी, ये डेट 1854 में। 1854 में वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चला था वो डलहौजी के समय ही चला था। हालांकि ये 16 अप्रैल 1853 में चला था और ये बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चला था। लगभग ये 34 किलोमीटर चलाया गया था। रेल की शुरुआत डलहौजी, लेकिन अगर पूछेगा कि रेल का सर्वाधिक विकास तो वो करजन के समय होगा 1905 के बाद, 5 के लगभग में। ठीक है, तो विकास अगर सर्वाधिक विकास करजन के समय, लेकिन प्रथम रेल वो इसी के समय। इसलिए भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता था। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या था, तो इस पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया गया 1854 में। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया और भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अच्छा, 1854 में लोक निर्माण विभाग समझ रहे हैं, PWD जो होता है, भवन वगैरह जो बनता है, तो 1854 में लोक निर्माण विभाग जो आया था, किस किस में आया था, ये भी डलहौजी के समय में। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट डलहौजी के समय में, रेलवे का शुरुआत डलहौजी के समय में, लोक निर्माण विभाग डलहौजी के समय में। अच्छा, एक आया था 1853 का चार्टर एक्ट, वो इसी के समय आया था। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, तो इसका क्या मतलब था, क्या था ये चार्टर एक्ट, तो इसको हम देखते हैं कि भारत में जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की शुरुआत हुई 1853 के एक्ट के द्वारा ही किया गया था। सिविल सेवा एक्ट की शुरुआत 1853 के द्वारा, और फिर 1863 में इसी एक्ट के द्वारा 1863 में सर्वप्रथम सत्येंद्र नाथ बोस सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। प्रथम भारतीय, वो किसके कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में ये हुआ। नहीं, ये तो एक्ट आया था डलहौजी काल में, ये एक्ट आया था 1833 का डलहौजी कार्यकाल में, ये बने थे उसके बाद वाले कार्यकाल में। 1863 में सर्वप्रथम कौन बने, सिविल सेवा पास करने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ बोस थे। और इसी एक्ट के तहत जो उम्र सेवा थी सिविल सर्विसेज का 18 से बढ़ा करके 23 कर दिया गया। हालांकि जब लिट्टन आएगा 1876 में, तो लिट्टन की करेगा 23 से घटा करके उम्र सीमा फिर 19 कर देगा ये। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनेगा और भारत का ये पहला वायसराय बनेगा। तब 1858 का आपका क्या बोलते हैं इसको, अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो उसी के तहत प्रथम वायसराय कौन बनेगा भारत का, कैनिंग बनेगा।
कैनिंग को हम लोग देखेंगे अच्छे से, जब हम लोग वायसराय पढ़ेंगे ना तो फिर कैनिंग को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।